Hello students, welcome again all of you in your geography classes and I hope all of you are fine at your home. So students, as you know we started the secondary activities chapter and in this chapter we are going to read about the secondary activities and we already discussed the classification of industries on different bases. Today we are going to read about the large scale manufacturing. ओके एज यू नो जहाँ पर बहुत सारा इन्वेस्टमेंट किया जाता है, जहाँ पर लार्ज प्रोडक्शन होता है, उन इंडस्ट्रीज को हम लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग कहते हैं और इनको हमने फर्दर क्लासिफाई किया है ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज में एंड हाई टेक्नोलॉजिकल इंडस्ट्रीज। अब ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज वो हैं जहां पर यूरोपियन कंट्रीज हैं, जहां पर सबसे पहले इंडस्ट्री सेटअप हुई, मशीन्स के साथ में इंडस्ट्री सेटअप हो रही है, जहां पर सबसे पहले डेवलपमेंट हो रहा है, तो हम ये कहेंगे ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज वहां पर पाई जाती है जो डेवलप्ड कंट्री है। डेवलप्ड कंट्री लाइक अगर हम बात करें यूरोपियन कंट्रीज की, अमेरिका है, यूरोप है और जर्मनी, दीज आर सम डेवलप्ड कंट्री की वहां पर ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज देखने को मिलेंगी और इन कंट्रीज ने अपनी कॉलोनी भी बनाया था बहुत सारे अफ्रीकन एंड एशियन कंट्रीज को, तो वहां पर भी इन्होंने कुछ ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज सेटअप करी थी। तो ये जो ट्रेडिशनल इंडस्ट्री है सेटअप किसके कंट्रीब्यूशन से हुई है? जो डेवलप्ड कंट्री है, जहां पर पहले रेवोल्यूशन आ गया, जहां पर डेवलपमेंट पहले हो रहा है। एंड हाई टेक्नोलॉजिकल इंडस्ट्री की अगर हम बात करें तो इसे मोस्ट रिसेंट इंडस्ट्री कहा जाता है। ये मतलब एकदम न्यू इंडस्ट्री है और ये डिफ्यूज मिलेगी आपको डेवलपिंग कंट्रीज में भी डिफ्यूज मिलेगी। मतलब जो स्मॉल कंट्रीज है, जो डेवलपिंग है, जिनका डेवलपमेंट नहीं हुआ है, वहां पर भी हाई टेक्नोलॉजिकल इंडस्ट्रीज है वो सेटअप है। ओके, लार्ज स्केल इंडस्ट्री में हमने पढ़ा है कि टू टाइप की होती है, एक ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज होती है और एक हाई टेक्नोलॉजिकल। सो वी विल डिस्कस हियर द ट्रेडिशनल लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज एंड द रीजन वेयर दे आर लोकेटेड। सो कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ते हैं ट्रेडिशनल लार्ज इंडस्ट्री के। हैवी इंडस्ट्रीज, इन्हें हैवी इंडस्ट्री कहा जाता है जस्ट बिकॉज मेटल्स का या कोल्स है, जो रॉ मटेरियल यूज करे जा रहे हैं वो हैवी है, सो दे आर कॉल्ड द हैवी इंडस्ट्री। लोकेटेड नियर कोल फील्ड्स, क्योंकि अगर मेटल स्मेल्टिंग हो रही है, अगर जो मेटल्स है उनको मेल्ट करने का काम हो रहा है तो भी कोल की जरूरत पड़ती है। सो ये कोल फील्ड के पास में होती है, क्योंकि हमने ये भी पढ़ा हुआ है कि रॉ मटेरियल अगर बल्कि है, भारी है, तो वहां पर इंडस्ट्री सेटअप होगी, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन का चार्ज फिर बहुत ज्यादा आएगा और अगर ट्रांसपोर्टेशन का चार्ज ज्यादा आएगा तो प्रॉफिट कम होगा। सो ये कोल फील्ड के पास में स्टैब्लिश है। मेटल स्मेल्टिंग एंड केमिकल, तो इसकी कुछ एग्जांपल बताएं। जैसे मेटल स्मेल्टिंग, जहां मेटल का काम होता है, मेटल्स को मेल्ट करके शीट्स वगैरह बनाई जाती है, या केमिकल इंडस्ट्रीज हैं, यहां पर भी पेट्रोलियम की जरूरत होती है एज ए रॉ मटेरियल। हाई एम्प्लॉयमेंट, क्योंकि लार्ज स्केल पर हो रही है, तो हमने लार्ज स्केल का पढ़ा है कि एम्प्लॉयमेंट ज्यादा देता है लोगों को, तो लेबर इंटेंसिव अगर हम कह सकते हैं कि लेबर की बहुत ज्यादा जरूरत होती है, तो लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्रीज दे आर। हाई डेंसिटी ऑफ हाउसिंग, अगर लेबर ज्यादा है, इंडस्ट्रियल एरिया है, लेबर ज्यादा है, तो हाउसिंग की जो डेंसिटी है वो ज्यादा होगी। मतलब स्पेस आपके पास में कम है लेकिन रहने वाले लोग ज्यादा है, तो अकोमोडेशन की प्रॉब्लम होगी। पुअर सर्विसेज, वही रिसोर्स आपके पास लिमिटेड है, लाइक वाटर की सप्लाई उतनी है लेकिन उसको यूज करने वाले लोग ज्यादा है, तो जो सर्विसेज है वो पुअर हो जाएंगी। एंड पोल्यूशन इज द मेन प्रॉब्लम, पोल्यूशन क्रिएट होगा। एक तो पॉपुलेशन है, दूसरा वहां पर इंडस्ट्री है, तो पोल्यूशन वहां पर बढ़ जाएगा। कहां पर? जहां पर ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज होती हैं। ड्यू टू सच प्रॉब्लम, तो यहाँ पर प्रॉब्लम किसे कहा गया है? पोल्यूशन को, पुअर सर्विसेज को, या अकोमोडेशन, जो पुअर अकोमोडेशन है, या हाई डेंसिटी ऑफ हाउसिंग है, जो क्राउड हो गया है बहुत ज्यादा, ओवर क्राउडेड जो जगह हो गई, दीज आर सम प्रॉब्लम। इनकी वजह से इंडस्ट्रीज आर क्लोज्ड, इंडस्ट्री बंद हो जाती है। मतलब एक पीक पॉइंट तक इंडस्ट्री चल रही है लेकिन धीरे धीरे वहां पर जब कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट होने लगती है, हाउसिंग की या अदर जो फैसिलिटीज है उनकी प्रॉब्लम जब क्रिएट होती है, तो ये इंडस्ट्रीज धीरे धीरे बंद होने लगती है। अगर इंडस्ट्री बंद होगी तो वहां पर अनएम्प्लॉयमेंट आ जाता है, मीन्स लोगों को काम नहीं है। अभी इंडस्ट्री बंद होगी तो काम करने वाले लोग क्या करेंगे? सो वो माइग्रेशन करते हैं, और माइग्रेशन भी कौन सा करते हैं? ई माइग्रेशन। ई माइग्रेशन मीन्स किसी जगह को छोड़ करके जाना, तो जहां पर है इंडस्ट्री इनकी, उस जगह को छोड़कर ये ई माइग्रेट हो जाएंगे। और इन इंडस्ट्री को 1 मार्क्स से क्वेश्चन में पूछा जाता है
क्या कहा जाता है, या स्मोक स्टैक इंडस्ट्रीज कौन सी इंडस्ट्री को कहा जाता है, ट्रेडिशनल लार्ज स्केल इंडस्ट्री, और यू कैन राइट द ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज, बोथ आर द करेक्ट. सो स्मोक स्टैक मतलब स्मोक स्टैक मतलब जिनमें से बहुत ज्यादा स्मोक निकल रहा है, चिमनियां जिनमें से धुआं निकल रहा है, वैसी इंडस्ट्री कहा जाता है ट्रेडिशनल इंडस्ट्री को, क्योंकि ये लॉट ऑफ स्मोक एंड पॉल्यूट इन्वायरमेंट, बहुत ज्यादा स्मोक एमिट करती है, रिलीज करती है, जिससे कि जो इन्वायरमेंट है वो पॉल्यूटेड होता है. सो ट्रेडिशनल इंडस्ट्री में क्या पढ़ा कि हैवी इंडस्ट्री कहा जाता है, कोल फील्ड के पास में होती है, केमिकल इंडस्ट्री होती है, या मेटल स्मेल्टिंग होती है, एम्प्लॉयमेंट ज्यादा देती है. कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, पूछा जाए 3 मार्क्स के क्वेश्चन में तो हमें यही लिखने हैं. एंड हाई डेंसिटी ऑफ हाउसिंग है, मतलब हाउसिंग की प्रॉब्लम भी लिख सकते हैं, पोल्यूशन होता है, पुअर बेसिक फैसिलिटीज लिख सकते हैं. क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि किन प्रॉब्लम्स की वजह से जो ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज है अब वो क्लोज हो रही हैं, तो उसमें यही प्रॉब्लम्स लिखनी है. एंड एम्प्लॉयमेंट हो जाएगा उसके बाद में, या इफेक्ट क्या है, अगर इंडस्ट्रीज क्लोज हो गई तो उससे अनएम्प्लॉयमेंट फैलता है एंड ई माइग्रेशन होता है. और इनका दूसरा नाम है स्मोक स्टैक इंडस्ट्री भी कहा जाता है, क्योंकि ये बहुत सारा स्मोक रिलीज करती है. सो दीज आर सम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ट्रेडिशनल लार्ज स्केल इंडस्ट्री. अब हम एक ऐसे रीजन के बारे में पढ़ेंगे जहां पर ट्रेडिशनल लार्ज स्केल इंडस्ट्री कभी हुआ करती थी और अब वो क्लोज हो गई है. सो ऐसा रीजन था रुहुर. रुहुर रीजन है, ये जर्मनी का रीजन है, जर्मनी में था ये, और ये कोल फील्ड थे रुहुर में. और जर्मनी में 80% जो स्टील प्रोडक्शन है वो इस एरिया से होता था. मतलब यहाँ पर आयरन ओर एंड स्टील मैन्युफैक्चरिंग की बहुत सारी इंडस्ट्रीज भी थी, क्योंकि यहाँ से उन्हें आयरन ओर और कोल, 2 रॉ मटेरियल मिल रहे हैं इंडस्ट्रीज को रन करने के लिए. तो जर्मनी का 80% स्टील प्रोडक्शन है वो रुहुर कोलफील्ड एरिया से होता था. ये मेजर इंडस्ट्रियल रीजन था, क्योंकि यहाँ पर कोल एंड आयरन ओर डिपोजिट्स मिल रहे थे. उसके बाद में ये श्रिंक होना स्टार्ट हो गया, मतलब धीरे धीरे जो इंडस्ट्रियल एरिया था वहां पर धीरे धीरे इंडस्ट्रीज बंद होना स्टार्ट हो गई, जिसके कुछ रीजन है जो 3 मार्क्स में और 1 मार्क्स में पूछे जा सकते हैं. फर्स्ट, डिक्लाइन इन डिमांड. पहला तो जो डिमांड थी उसमें कमी आ गई, जैसे कोल या आयरन ओर की जो डिमांड थी उनकी कमी आ गई इंडस्ट्रीज में. सेकेंड है कि यहाँ के जो डिपोजिट है उनको बहुत ज्यादा यूज कर लिया गया, तो ये धीरे धीरे खत्म भी हो रहे थे. तो इंडस्ट्रीज, कई इंडस्ट्रीज से जो डिमांड ही नहीं कर रही थी, मतलब जो कहीं और चली गई है, और जो वहां पर इंडस्ट्रीज है वो डिमांड तो कर रही है लेकिन डिमांड पूरी नहीं हो पा रही, क्योंकि जो मिनरल्स हैं ये क्या हो गए हैं, एग्जॉस्टेड, खत्म होने जा रहे हैं. एंड पोल्यूशन इंक्रीज्ड, क्योंकि आपको भी बताया गया था कि ट्रेडिशनल लार्ज स्केल इंडस्ट्री होती है वो ओवर क्राउडेड प्लेस होता है, तो वहां पर पोल्यूशन, या कोल इंडस्ट्रीज है, या मेटल स्मेल्टिंग है, या मेटल्स है उनको फर्नेस में मेल्ट किया जा रहा है, उससे तो स्मोक रिलीज होगा, कोई भी फॉसिल फ्यूल आप जलाएंगे तो पोल्यूशन बहुत ज्यादा हो रहा था. एंड एग्जॉस्टेड, ये जो आयरन और एंड कोल है एग्जॉस्ट हो रहे थे. और डिक्लाइन इन डिमांड, इनकी डिमांड भी कम हो रही थी कोल की एंड आयरन और की. तो ये कुछ रीजन है जिसकी वजह से श्रिंक होने लगा रुहुर कोल फील्ड. 1 मार्क्स से क्वेश्चन में आ सकते हैं कि रुहुर कहाँ पर है और क्या था. ये ट्रेडिशनल इंडस्ट्रियल एरिया था और कोल फील्ड थे यहाँ पर. ओके, सो हमने अभी पढ़ा था कि रुहुर कोल फील्ड जो रीजन था, इंडस्ट्रियल एरिया था, वो श्रिंक होने लगा, वो धीरे धीरे वहां से हटने लगा, धीरे धीरे बंद होने लगा. तो अब उसकी जगह पर न्यू रुहुर लैंडस्केप बना, मतलब एक नया रुहुर क्षेत्र बना. और उस नए रुहुर क्षेत्र में कौन कौन सी चीजें थी, ये क्वेश्चन भी बनता है. सो जब न्यू रुहुर लैंडस्केप बना तो उसके लिए वहां पर जो न्यू इंडस्ट्री सेटअप हुई उसमें फर्स्ट थी ओपल कार असेंबल प्लांट. मतलब ओपल कार है उसको असेंबल किया जा रहा था, वो प्लांट वहां पर लगाए गए. केमिकल प्लांट्स स्टैब्लिश हुए, कोल एंड आयरन और स्मेल्टिंग इंडस्ट्री, स्टील इंडस्ट्री को रिप्लेस करके वहां पर केमिकल प्लांट आए. शॉपिंग सेंटर्स बन गए एंड यूनिवर्सिटीज बन गई. तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि एक ट्रेडिशनल रीजन था रुहुर कोलफील्ड, वो एक न्यू लैंडस्केप में चेंज हो गया, क्योंकि वहां पर जो टाइप्स ऑफ इंडस्ट्रीज थी वो चेंज हो गए ड्यू टू सम रीजन. और रीजन भी हमने पढ़े हैं कि पोल्यूशन है, या एग्जॉस्ट हो गए हैं, या इंडस्ट्रीज वहां पर नहीं है, लोग माइग्रेट होने लगे, इसलिए वो वहां से हट गया है वो रीजन. रुहुर कोलफील्ड है, अब वो चेंज हो गया रुहुर न्यू लैंडस्केप में. नेक्स्ट टाइप ऑफ इंडस्ट्रीज आर हाई टेक्नोलॉजिकल इंडस्ट्री. हाई टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री में टेक्नोलॉजी बहुत ज्यादा मॉडर्न यूज करी जाती है इंस्टेड ऑफ ट्रेडिशनल टेक्नोलॉजीज. लेटेस्ट जनरेशन ऑफ इंडस्ट्रीज, इन्हें क्या कहा जाता है, ये लेटेस्ट जनरेशन है इंडस्ट्रीज की. प्रेजेंट सबसे ज्यादा रिसेंट टेक्नोलॉजी है वो यहाँ पर यूज
करी जा रही है। इंटेंसिव रिसर्च एंड डेवलपमेंट, यहाँ पर रिसर्च एंड डेवलपमेंट को बहुत ज्यादा यूज किया जाता है। जो वर्क होते हैं वो रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे होते हैं। एडवांस गुड्स आर प्रोड्यूस, ऐसी चीजें प्रोड्यूस की जाती है बहुत ज्यादा लेटेस्ट टेक्नोलॉजी की है। कोई भी आपका अगर हम बात करें किसी भी लैपटॉप की या आप नए फीचर देखते हैं किसी भी मोबाइल फोन में, दे आर हाई टेक्नोलॉजिकल इंडस्ट्रीज। यहाँ पर जो वर्क करने वाले पीपल हैं उन्हें व्हाइट कॉलर वर्कर्स कहते हैं, जिन्होंने ब्लू कॉलर वर्कर्स जो सेमी स्किल्ड होते हैं, इतने हाईली क्वालिफाइड नहीं होते हैं, उनको ब्लू कॉलर वर्कर्स कहा जाता है। उनको रिप्लेस कर दिया है किसने? व्हाइट कॉलर वर्कर्स। बहुत ज्यादा डिग्री होती है, ट्रेनिंग होती है, इनके पास में एजुकेशन होती है, स्किल्स होती है। नीटली स्पेस्ड, ये बिल्कुल नीट एंड क्लीन जगह पर होती है, क्योंकि वैसे कोई प्रोडक्शन नहीं हो रहा है ऐसी चीज का कि जो रॉ मटेरियल इनको डिस्पोज करना पड़े। मॉडर्न एंड डिस्पर्स, ये मॉडर्न इंडस्ट्रीज है एंड डिस्पर्ड स्कैटर्ड वे में फैली होती है, बहुत सारी इंडस्ट्रीज पास में। यहाँ पर रोबोटिक्स, जो रोबोट होते हैं वो काम करते हैं। एंड कंप्यूटर एडेड डिजाइन, जिसे कैड कहा जाता है, कंप्यूटर से डिजाइन वगैरह रेडी करे जाते हैं। एंड इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्रीज है, वो भी किसमें आएंगी? हाई टेक्नोलॉजिकल इंडस्ट्रीज। आपने कोई ऐसा फैन बनाया जिसमें लाइट भी है, वो किसमें आएगी? इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्रीज में, मॉडर्न टेक्निक है। देन टेक्नोपोलिस, अब टेक्नोपोलिस वर्ड बार बार आता है। टेक्नोपोलिस कहाँ के लिए यूज किया गया है? जब बहुत सारी हाई टेक्नोलॉजिकल इंडस्ट्रीज एक साथ में हो, उन्हें कहा जाता है टेक्नोपोलिस, और हिंदी में इसे प्रौद्योगिक ध्रुव कहा जाता है। प्रौद्योगिक ध्रुव, ऐसी जगह जहां पर बहुत सारी हाई टेक्नोलॉजिकल इंडस्ट्रीज एक साथ में हो। अगर हम एग्जाम्पल लें तो यूएसए में सिलिकॉन वैली कैलिफोर्निया में है, जो कि उसे हम कहते हैं हाई टेक्नोलॉजिकल इंडस्ट्रीज। हाई डाटा कम्युनिकेशन हो रहा है, ऑनलाइन ईमेल करी जा रही है, ऑनलाइन बैंकिंग का यूज किया जा रहा है, ऑनलाइन डाटा ट्रांसफर हो रहा है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट के काम हो रहे हैं, तो उसे ऐसा ही एक एग्जांपल है हाई टेक्नोलॉजी का इंडिया में। जैसे बेंगलुरु की अगर हम बात करें, वहां पर बहुत ज्यादा हाई टेक्नोलॉजिकल इंडस्ट्रीज है। अगर इंडिया में हम बात करें सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क की, तो नोएडा में है, जयपुर में है, बेंगलोर में है, गुड़गांव में है, मोहाली में है, बहुत सारी जगह पर है ये डिफरेंट। पूना में है सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क, तो उनमें भी हाई डाटा कम्युनिकेशन का ट्रांसफर किया जाता है। एंड ये हाई टेक्नोलॉजिकल इंडस्ट्रीज है, ये भी हाई डाटा कम्युनिकेशन मॉडर्न जो प्रोडक्ट है वो बनाती है। लेटेस्ट टेक्नोलॉजी को यूज करते हुए मॉडर्न प्रोडक्ट बनाने को ही क्या कहा। सो मेट्रोपोलिस पे जब क्वेश्चन आएगा तो आपको यही लिखना है कि हाईटेक इंडस्ट्रीज रीजनली कंसंट्रेटेड, सेल्फ सस्टेन्ड, हाईली स्पेशलाइज्ड। क्या कैरेक्टरिस्टिक है कि हाईटेक इंडस्ट्रीज हैं जब वो रीजनली कंसंट्रेटेड हो, किसी पर्टिकुलर रीजन में है, बहुत सारी हाई टेक्निक इंडस्ट्रीज, सेल्फ सस्टेन्ड है, वो आपस में ही जो वर्क कर रही है आपस में ही एक दूसरे के साथ में कर रही है, सेल्फ सस्टेन्ड है। एंड हाईली स्पेशलाइज्ड, और स्पेशलाइज्ड है, वो कोई इंडस्ट्री कुछ काम कर रही है, किसी में डिजाइन बन रहा है, किसी में प्रोडक्ट रेडी हो रहा है, तो इसे क्या कहा जाता है? टेक्नोपोलिस। सो दीज आर द हाई टेक्नोलॉजिकल इंडस्ट्रीज। नाउ वी विल डिस्कस द आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री। आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज आर ऑल्सो नोन एज हैवी इंडस्ट्री कहा जाता है, एंड हैवी इंडस्ट्री एंड बेसिक इंडस्ट्री कहा जाता है। आप सभी को पता है हैवी इंडस्ट्री इसलिए कहा जाता है क्योंकि जो ये रॉ मटेरियल है, आयरन ओर जिसे यूज कर रही है, कोल जिसे यूज कर रही है, लाइमस्टोन स्टील के मैन्युफैक्चरिंग में जिसका यूज किया जा रहा है, वो सभी रॉ मटेरियल हैवी है। सो दे आर कॉल्ड द हैवी इंडस्ट्री। व्हाई दे आर कॉल्ड द बेसिक इंडस्ट्री? बिकॉज जो यहाँ पर प्रोडक्ट बन रहे हैं वो दूसरी इंडस्ट्री एज अ रॉ मटेरियल यूज कर रही है। हमने ऑन द बेसिस ऑफ प्रोडक्ट पढ़ा था कि कौन से टाइप के प्रोडक्ट बना रही है कोई इंडस्ट्री, तो उसमें एक तो पढ़ा था हमने बेसिक, और सेकंड हमने पढ़ा था कंज्यूमर गुड्स। तो आप बताइए आयरन स्टील में जो इंडस्ट्री है वो कौन सी हुई इनमें से? बेसिक हुई, क्योंकि आयरन एंड स्टील का फर्दर मशीनरी या कोई भी सामान बनाने के लिए आगे यूज किया जाता है। सो आयरन एंड इंडस्ट्री आर द बेसिक इंडस्ट्री। आयरन एंड स्टील नहीं मिलेगा तो बाकी मशीन कैसे बनेंगे, और बाकी मशीन नहीं बनेगी तो आगे प्रोडक्शन कैसे होगा? सो इन्हें नोडल इंडस्ट्री भी कहा जाता है एंड बेसिक इंडस्ट्री भी कहा जाता है। लोकेटेड नियर सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल, ये कहां पर देखने को मिलेंगे? जहां पर रॉ मटेरियल पास में ही होगा। आपको बताया जहां पर आयरन ओर फील्ड्स एंड कोल फील्ड्स, ये दो रॉ मटेरियल मेन जहां पर मिलेंगे वहां पर इंडस्ट्री मिलेंगे, क्योंकि दोनों ही जो रॉ मटेरियल है ये बल्कि है, तो ट्रांसपोर्टेशन चार्ज ज्यादा आएगा, इसलिए उनके पास में मिलेगी।
mini mills and steel industries are classified into integrated steel plant and mini steel plant. तो mini steel plant में ये गेनिंग इंपॉर्टेंस, अब ये ज्यादा गेन कर रही है इंपॉर्टेंस, क्यों? क्योंकि इसमें स्टील है वो बनाया जाता है स्क्रैप मेटल्स, जो बेकार के मेटल्स हैं उनसे स्टील बनाया जाता है। गेनिंग इंपॉर्टेंस क्योंकि जो बेकार मेटल्स है, स्क्रैप मेटल्स है, वो अबेंडेंस में मिलता है उसके। सो आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री डेवलप्ड एंड डेवलपिंग कंट्री, बोथ द कंट्रीज में आपको मिलेंगी, जैसे यूएस, जर्मनी और इंडिया। यहां पर है स्टील एंड आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज। में पिट्सबर्ग को रस्ट बॉल ऑफ यूएसए कहा जाता है। सो 1 मार्क्स के क्वेश्चन के लिए इंपॉर्टेंट है कि रस्ट बॉल ऑफ यूएसए, क्योंकि आयरन एंड स्टील का मैन्युफैक्चरिंग यहाँ पर पिट्सबर्ग में बहुत ज्यादा होता है, इसलिए इसे रस्ट बॉल ऑफ यूएसए कहा जाता है। नाउ वी विल डिस्कस कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री। कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री इंडिया में एक ट्रेडिशनल इंडस्ट्री की तरह है, क्योंकि सबसे पहले जो इंडस्ट्री सेटअप हुई थी दैट इज द कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री। सो कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री वी डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। सो फर्स्ट वन इज हैंडलूम। हैंडलूम में जिसमें हाथ से कपड़ा बनाया जाता है, स्पिनिंग वीविंग सब हैंड से करी जाती है, दैट इज हैंडलूम। लेबर इंडस्ट्री कहा जाता है क्योंकि लेबर की जरूरत है, मशीन तो है ही नहीं। सेमी स्किल्ड वर्कर, मतलब स्किल का मतलब क्या है, एक बार आपने सीख लिया कपड़ा कैसे बनता है, उसके बाद में आपको वो आ जाएगा बार बार प्रैक्टिस से, तो आप सेमी स्किल्ड हो जाएंगे। मतलब आपने कोई ट्रेनिंग नहीं ली है, लेकिन एक बार प्रैक्टिस करने से आप सेमी स्किल्ड बन चुके हैं। स्पिनिंग वीविंग एंड फिनिशिंग ऑफ फैब्रिक सब कुछ लेबर्स करते हैं, मशीन का यूज नहीं किया जाता है। सो जब मशीन्स नहीं आई थी तो पहले हैंडलूम का यूज किया जाता था, क्राफ्ट बना करके, और उससे कपड़े को तैयार किया जाता था हैंडलूम में। अभी भी अगर आप देखेंगे ट्रेड फेयर में जाते हैं या सूरजकुंड फेयर में आप जाते हैं, मेले में जाते हैं, तो वहां पर भी जो स्टॉल्स होती है वहां पर वो हैंडलूम कहते हैं कि ये तो हैंडलूम की है ये चीज, मतलब कंप्लीटली वो हाथ से बनाई गई है, उसमें मशीन का कोई रोल नहीं है। और ऐसे जो प्रोडक्ट है आज के टाइम पर काफी महंगे मिलेंगे, क्योंकि इसमें जो एक लेबर होता है, एक बहुत ज्यादा उसकी मेहनत लगती है, इसलिए ये महंगे होते हैं, थोड़े एक्सपेंसिव होते हैं आज के टाइम में। पर इसमें जो प्रोडक्शन होता है वो एक बहुत ही स्मॉल क्वांटिटी पे होता है, मतलब बहुत कम प्रोडक्शन होगा, लिमिटेड प्रोडक्शन होगा, क्योंकि टाइम कंज्यूमिंग है एंड लेबर इंटेंसिव आल्सो। सेकेंड इज पावर लूम। पावर लूम लेस लेबर इंटेंसिव, इसमें कम लेबर होते हैं क्योंकि यूज ऑफ मशीन, इसमें मशीन का यूज किया जा रहा है, एंड प्रोडक्शन इन मोर क्वांटिटी, इसमें कम क्वांटिटी में हो रहा है क्योंकि हाथ से हो रहा है सारा प्रोडक्शन, इसमें उससे ज्यादा हो रहा है क्योंकि मशीन का यूज किया जा रहा है, सो प्रोडक्शन है वो ज्यादा क्वांटिटी में होगा। उसके बाद में मिल सेक्टर आ जाता है। पावर लूम का मतलब है आप, हैंडलूम मींस ऐसी मशीन जो आप हाथ से ही कपड़ा बनाएंगे, एक ऐसा आप ड्राफ्ट ले लेंगे, एक सांचा होगा, उस पे आपको हाथ से ही रन करना पड़ेगा उसको, उसके बाद में कपड़ा बनता है। और कपड़े की मैन्युफैक्चरिंग हॉरिजॉन्टली वर्टिकली जब धागों की बुनाई होती है उससे कपड़ा बनता है। तो हाथ से चलाने वाली ऐसी मशीन जिसमें एक धागा हॉरिजॉन्टली और एक वर्टिकली, हॉरिजॉन्टली एंड वर्टिकली चले, तो ये तो हैंडलूम होंगे। और जब यही पावर लूम, और जब सो आपको हाथ से कोई भी हैंडल पकड़ के उसको बार बार मूव नहीं करना पड़ रहा है, वो सारा काम मशीन से हो रहा है, वो उससे कहेंगे हम पावर लूम, इसमें मशीन यूज हो रही है। एंड मिल सेक्टर, मिल सेक्टर में हाईली कैपिटल इंटेंसिव, मतलब बहुत सारा पैसा खर्च करके बहुत सारी मशीन सेटअप करी गई है, गुड क्वालिटी का रॉ कॉटन आपको चाहिए है, और मशीन्स का बहुत ज्यादा यूज हो रहा है, एंड उसके बाद में जो प्रोडक्शन है वो भी बल्क में हो रहा है। सो अगर हम अभी की बात करें तो मिल सेक्टर है, टेक्सटाइल इंडस्ट्री जहां पर कपड़ा बनता है, कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री, वहां पर मिल सेक्टर अभी ज्यादा इंपॉर्टेंस है। हैंडलूम एंड पावर लूम भी अभी भी हैं। सो हैंडलूम और पावर लूम में जो कपड़े अभी बनेंगे, क्योंकि वो यूनिक होते हैं, थोड़े से अलग डिजाइन आप उसमें बनवा सकते हैं, हाथ से बने हैं, कैसा भी काम उसमें करवा सकते हो, तो थोड़े महंगे होते हैं। जबकि जो मिल्स में बनने वाला कपड़ा है वो एक यूनिफॉर्म पैटर्न में बनता है, मतलब एक जैसा कपड़ा बन रहा है, तो वो थोड़ा इनके कंपैरिजन में चीप होता है। सो दीज आर द 3 टाइप्स ऑफ लूम्स ऑफ टेक्सटाइल, ऑफ कॉटन टेक्सटाइल। सो अगर कॉटन टेक्सटाइल मिल में रॉ मटेरियल कॉटन है, तो उसका प्रोडक्शन कहाँ पर हो रहा है? इंडिया, चाइना, यूएसए, पाकिस्तान, इजिप्ट, उज्बेकिस्तान, ये वर्ल्ड का हाफ कॉटन है वो प्रोड्यूस करती है ये कंट्रीज। एंड जो कॉटन टेक्सटाइल मिल है, अभी उसके सामने प्रॉब्लम ये है
कि जो सिंथेटिक फाइबर्स हैं उनके साथ में कंपटीशन है, मतलब नए वैरायटी के कपड़े आने लग गए जिसने कॉटन का जो क्लोथ थे उसकी जो डिमांड है उसको रिड्यूस कर दिया है। कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज हैं वो डेवलपिंग कंट्रीज की तरफ शिफ्ट हो रही है, क्योंकि डेवलप्ड कंट्रीज में लेबर्स हैं उनकी वेजेस ज्यादा है, लेबर की वेजेस ज्यादा होगी, जो प्रॉफिट जो प्रोडक्शन से मिल रहा है वो कम होगा, इसलिए डेवलपिंग कंट्रीज की तरफ जा रही है कि वहां पर अनएम्प्लॉयमेंट है, तो लोगों को अगर काम मिलेगा तो वहां पर हमें लेस वेजेस में लेबर्स भी मिल जाएंगे, जिससे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम हो जाएगी और हमें प्रॉफिट होगा। सो नाउ वी विल डू सम एमसीक्यूज ऑफ दिस चैप्टर। सो उससे हमारा एक क्विक रिवीजन हो जाएगा। फर्स्ट इज मैन्युफैक्चरिंग, प्रोसेसिंग एंड कंस्ट्रक्शन वर्क को हम किस टाइप की एक्टिविटी में इंक्लूड करेंगे। so, आपको पता है, आपने चैप्टर पढ़ा है कि मैन्युफैक्चरिंग, प्रोसेसिंग या कंस्ट्रक्शन वर्क होते हैं वो किस में आते हैं, सेकेंडरी एक्टिविटीज में। सो आंसर इज सेकेंडरी एक्टिविटीज। नेक्स्ट, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मॉडर्न लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग। सो अभी क्योंकि हम एमसीक्यू कर रहे हैं या फिर ये 1 मार्क्स से क्वेश्चन है, तो इसमें हमें कोई भी एक कैरेक्टरिस्टिक लिखना है। वैसे हमने पढ़े थे कैरेक्टरिस्टिक, तो उसमें आ जाएगा मेथड्स ऑफ प्रोडक्शन, मेथड्स ऑफ प्रोडक्शन, मैकेनाइजेशन एंड अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन। सो कोई भी आप एक लिख सकते हैं इसमें से। मैनी इंडस्ट्रीज बेनिफिट फ्रॉम नियरर टू अ लीडर इंडस्ट्री। इसका मतलब समझिएगा, लीडर इंडस्ट्री, कोई एक लीडर इंडस्ट्री है और उसके पास में बहुत सारी इंडस्ट्री है जो बेनिफिट ले रही है एक दूसरे का। तो आप याद करिए, एक बताया था कि एक पेरेंट इंडस्ट्री है और उसके पास में बहुत सारे इंडस्ट्रीज हैं और आपस में लिंक है। यस, दैट इज द एग्लोमेरेशन इकोनॉमीज। आपको बताया गया था कि एक इंडस्ट्री है पेरेंट, वो वहां पर सेटअप होती है, फिर उसकी हेल्प के लिए बहुत सारी इंडस्ट्री सेटअप होती है और आपस में एक दूसरे से लिंक हो जाती है, वो उसे कहा जाता है एग्लोमेरेशन इकोनॉमीज। नेक्स्ट इज इंडस्ट्रीज विच आर नॉट डिपेंड ऑन एनी स्पेसिफिक रॉ मटेरियल। हमने ये तो पढ़ा है कि कैरेक्टरिस्टिक है कि रॉ मटेरियल पर डिपेंड होती है, एक आइडल लोकेशन वो होती है इंडस्ट्री की जो रॉ मटेरियल के पास में हो। लेकिन कई इंडस्ट्रीज ऐसी भी हैं जिनको रॉ मटेरियल के पास होने से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो कोई एक टाइप का रॉ मटेरियल यूज नहीं कर रही है, जैसे असेंबलिंग कर रही है, कोई लैपटॉप की असेंबलिंग हो रही है, किसी कार की असेंबलिंग हो रही है। सो उन्हें वो कहीं पर भी सेटअप हो सकती है, उन्हें क्या कहा जाता है, फुटलूज इंडस्ट्रीज। क्या था हिंदी में बताया था आपको, स्वच्छंद उद्योग। फुटलूज इंडस्ट्रीज जिनको रॉ मटेरियल के पास होने से या एक स्पेशल टाइप के रॉ मटेरियल पर वो डिपेंड नहीं है, बस यहाँ पर ट्रांसपोर्ट नेटवर्क अच्छा होना चाहिए। ये भी पूछा जा सकता है कि फुटलूज इंडस्ट्रीज में एक बेसिक नीड क्या है, उसमें आप ये लिखेंगे कि बेटर ट्रांसपोर्ट नेटवर्क की जरूरत होती है फुटलूज इंडस्ट्री में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज आर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ, किन बेसिस पर हम क्लासिफाई करते हैं मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज को। सो हम साइज के बेसिस पर, लार्ज स्केल एंड कॉटेज इंडस्ट्री। इनपुट हमने क्या यूज किया है, मीन्स एग्रो बेस्ड है या मिनरल बेस्ड है या फॉरेस्ट बेस्ड है या एनिमल बेस्ड है, केमिकल बेस्ड है। इनपुट क्या यूज किए हैं। नेक्स्ट, आउटपुट हमें क्या मिला है, कौन से प्रोडक्ट बन रहे हैं, बेसिक गुड्स बन रही है, कंज्यूमर गुड्स बन रही है। एंड द बेसिस ऑफ ऑनरशिप हम डिवाइड करते हैं, दैट इज पब्लिक, गवर्नमेंट की, प्राइवेट जो इंडिविजुअल्स की इंडस्ट्रीज हैं, एंड उसके बाद में जॉइंट आता है कि गवर्नमेंट एंड इंडिविजुअल दोनों, मतलब पब्लिक एंड प्राइवेट दोनों है, एंड कोऑपरेटिव्स आता है जिसमें रॉ मटेरियल सप्लायर एंड इंडस्ट्रियलिस्ट दोनों का शेयर होता है। सो ये ऑनरशिप के बेसिस पर, तो इन चारों में से हम डिवीजन करते हैं किसका, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज का। स्मॉलेस्ट मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, सबसे छोटी यूनिट कौन सी होती है, हम डिवाइड करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ साइज में सबसे छोटी कॉटेज इंडस्ट्रीज, दैट इज कॉटेज इंडस्ट्रीज। नेक्स्ट इज कॉमर्शियल फार्मिंग, जब करी जाती है फाइनेंस ऑन इंडस्ट्रियल स्केल, इंडस्ट्रियल स्केल में फाइनेंस करना है, पैसा लगाना है आपको प्रॉफिट के लिए, उस टाइप की कॉमर्शियल फार्मिंग, उस टाइप के बिजनेस को हम एग्री बिजनेस क्या बोलते हैं, एग्री बिजनेस। नेक्स्ट इज इंडस्ट्रीज हुज फिनिश्ड प्रोडक्ट आर यूज्ड बाय अदर इंडस्ट्री एज अ रॉ मटेरियल, जिस इंडस्ट्री में बनने वाले प्रोडक्ट को दूसरी कंट्री एज अ रॉ मटेरियल यूज करे, उस इंडस्ट्री को क्या कहा जाता है, उसे कहा जाता है बेसिक इंडस्ट्रीज।
जैसे आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री है उसे बेसिक इंडस्ट्री कहा जाता है क्योंकि उसमें जो सामान बन रहा है वो दूसरी इंडस्ट्रीज यूज कर रही हैं। नेक्स्ट इज स्मोक स्टैक इंडस्ट्री। किसे कहा जाता है? स्मोक स्टैक हमने पढ़ा था अभी, धुएं वाली चिमनी के उद्योग। स्मोक स्टैक इंडस्ट्रीज लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग। ट्रेडिशनल लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग अभी हमने पढ़ा था, उसे क्या कहा जाता है? स्मोक स्टैक इंडस्ट्रीज। नेक्स्ट क्वेश्चन इज रुहुर कोल फील्ड इज लोकेटेड इन विच कंट्री? एंड द आंसर इज जर्मनी। रस्ट बॉल ऑफ यूएसए, दैट इज Pittsburgh. So it's all about this chapter. I hope all of you understand that. Revise this chapter with the help of notes क्योंकि उसमें आपके MCQs प्रिपेयर हो जाएंगे एंड आपके 3 मार्क्स के क्वेश्चन भी उसमें इंक्लूड हो जाएंगे एंड वी विल फर्दर डिस्कस द 5 मार्क्स क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर। बी सिंसियर टुवर्ड्स योर स्टडीज, मेक योर टाइम टेबल, फॉलो दैट और आप अपने टाइम पर स्टडी करिए एंड जो भी वक्त दिया जाता है be on time, be regular towards your studies. Best of luck. Thank you.